Hello learner, my name is रुचि गुप्ता। वेलकम टू माई चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। ये पेपर देखिए जो है 2015 का है, जिसमें जो कि 2016 में हुआ था। उसका जो है कि लेक्चरशिप का है ये पेपर इकोनॉमिक्स का। तो इसको जो है सॉल्व करते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है हम आगे वाले पेपर जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग फीचर, ठीक। तो कैपिटलिज्म जो है कि टोटल अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रोल। तो कैपिटलिज्म जो है बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे आपकी चाइना की इकोनॉमी हो गई कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे के लोग जो है ट्रेड या किसी भी ट्रेड से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसमें गवर्नमेंट का जो है मिनिमम हमारा जो है इंटरफेरेंस होता है, और जो है कि गवर्नमेंट जो है बहुत ही कम रोल प्ले करती है। तो कैपिटलिज्म का ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है। राइट टू प्रॉपर्टी, कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। तो इनकी जो है इनकी प्रॉपर्टी पे जो है इनका अपना पूरा हक होता है, ठीक। राइट टू इनहेरिटेंस, यानी कि प्रॉपर्टी को जो है कि मतलब जो ख़ानदान की प्रॉपर्टी होती है उनकी प्रॉपर्टी पे बच्चों का हक ये भी होता है, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो ये ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे हो जाएगा आंसर। Who among the following gave the cardinal utility approach to consumer behavior? तो आपको पता है कि कंज्यूमर बिहेवियर की दो थ्योरी है, एक कार्डिनल है, दूसरा ऑर्डिनल है। कार्डिनल में यूटिलिटी को जो है हम एज अ मनी के टर्म्स में जो है मेजर करते हैं, जिसे दिया है मार्शल ने, ठीक। ऑर्डिनल हमें दिया है हिक्स ने, और इसमें जो है हम सेटिस्फैक्शन के टर्म्स में जो है यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसका अल्फ्रेड मार्शल हो गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दैट वुड बी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो आपको पता है कि लॉ ऑफ मार्जिनल इक्विलिटी थ्योरी, जो कि लॉ ऑफ मार्जिनल इक्विलिटी थ्योरी जिसे हम गोसेन सेकेंड लॉ बोलते हैं, जिसे दिया है गोसेन ने। और गोसेन फर्स्ट लॉ जो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे दिया है मार्शल ने, ठीक। तो सेकेंड जो लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो बताता है पी एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एक्स डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू पी वाई डिवाइडेड बाई एम यू वाई, ठीक। ये इस तरीके से। तो यहाँ से पी एक्स को नीचे लेके आया, पी एक्स बाई पी वाई, और यहाँ पे एम यू एक्स और डिवाइडेड बाई एम यू वाई। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 4। इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज़ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स: क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर बाइज एट अ गिवन प्राइस, अ डिजायर टू हैव अ गुड, अ डिजायर टू बाई एंड विलिंगनेस टू पे, अ डिजायर टू बाई विलिंगनेस टू पे बैक्ड बाई इनकम। तो इकोनॉमी में जो है डिमांड को जो है कंज्यूमर जो है एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो है क्वांटिटी की जो है डिमांड करता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे एक डिजायर को ख़रीदने की होती है, लेकिन डिमांड के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उसमें जो है कि प्रेफरेंसेज आते हैं, टेस्ट आते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड आता है, प्राइसेज आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है सही हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट। तो जैसा कि आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे केवल पूछ रहा है। इसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं पूछा है, ठीक। यहाँ पे केवल इसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है। अगर ये जो है कि
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछता तो आपको पता है कि इनकम में चेंज होने से हमारा डिमांड में क्या चेंज होता है, ये हो जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ डिमांड टू अ चेंज इन इनकम। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम एज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेते हैं, जिसका होता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज होता है, और उसका फार्मूला होता है डेल क्यू बाई डेल पी मल्टीप्लाइड बाई पी बाई क्यू, और ये इलास्टिसिटी हमेशा माइनस में रहती है। ठीक, तो ये हमारा प्राइस का हो गया। और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड प्रोडक्ट, जो कि हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी का हो गया। ठीक, तो इसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूछा है, इसलिए हम केवल ये करेंगे। ठीक, लेकिन अगर इसने जो है अलग अलग पूछा होता तो ये अलग अलग का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि अगर केवल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो ये भी है, और अगर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसने इन तीनों के टर्म में पूछा है, क्योंकि ये तीनों जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और हमारा जो है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव ही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी अगर इन टर्म्स ऑफ इसने ये किया है तो चारों हो जाएगा टाइप के अकॉर्डिंग। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको हम रेफ़र करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6, गिवन दैट x and y are two complementary goods। ठीक, if price of y falls, how would demand for x exchange। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूशन गुड दोनों हमारा जो है क्रॉस इलास्टिसिटी या क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे आपका हो गया मिल्क और कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी जो है नहीं सॉरी हाँ मिल्क और कॉफ़ी भी ले सकते हैं। जैसे कि आपका मिल्क कॉफ़ी बनाने के लिए मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो अगर आपकी जो है कॉफ़ी के प्राइसेस ज़्यादा हो गए या मिल्क के प्राइसेस ज़्यादा हो गए तो इसके भी प्राइसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, आप इस तरीके से ले सकते हैं। नहीं तो जो है कि आपका एग्जांपल जो है वो देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के लिए पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए जो वो एग्जांपल देते हैं वो देते हैं पेट्रोल और कार का। ठीक, एक पेट्रोल और कार का, यानी कि दोनों एक दूसरे के जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर एक की प्राइसेज इंक्रीज हुई तो दूसरे की प्राइसेज जो है इंक्रीज हो जाती है, और एक के जो है डिमांड डिक्रीज हो जाती है, दूसरे की डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है। और इनके साथ सब्स्टिट्यूशन जैसे हो गया हमारा कॉफ़ी और टी, ये दोनों जो है टी के उसके जो है सब्स्टिट्यूट है। ठीक, तो एक के प्राइसेस अगर इसमें इंक्रीज होते हैं तो दूसरे का जो है डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री अगर एक प्राइस ऑफ वाई जो है फॉल्स हो जाता है तो हाउ वुड डिमांड फॉर एक्स चेंज, डिमांड की जो एक्स की डिमांड भी जो है डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब एक्स और वाई दोनों गुड हैं। ठीक, अगर वाई के जो है कि अगर यहाँ प्राइस ऑफ वाई फॉल्स है, यानी कि अगर प्राइस ऑफ वाई फॉल है तो इसकी भी डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो इसकी भी इंक्रीज होगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर पेट्रोल और कार है, अगर कार के प्राइसेज जो है डिक्रीज हो गए तो इसकी डिमांड जो है ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ही इसकी डिमांड ज़्यादा हुई पेट्रोल की डिमांड जो है ज़्यादा हो गई। तो हमने जो है कार को जो है वाई ले लिया और एक्स जो है पेट्रोल को ले लिया, तो हाउ वुड डिमांड फॉर एक्सचेंज, इट विल इंक्रीज। तो यहाँ पे जो है ये इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, इफ़ विद द फॉल इन प्राइसेज एक्सपेंडिचर ऑन द गुड इंक्रीजेज, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सच प्रोडक्ट विल बी। अगर हमारा किसी भी गुड के जो है प्राइसेज जो है डिक्रीज हो रहे हैं, और प्राइसेज जो है डिक्रीज होने से एक्सपेंडिचर ऑन द गुड इंक्रीजेज, यानी कि हमारा जो प्राइस जो है कि डिक्रीज होते ही डिमांड जो है इंक्रीज हो जा रही है, और थोड़ी सी कम होने से ज़्यादा हो जा रही है, तो इलास्टिसिटी हमारा वेरी हाई होगी। वेरी हाई क्यों होगी, देखिए जीरो हो नहीं सकती। जीरो का मतलब है कि वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल में क्या होता है, प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनडिटर्मिनेट हो नहीं सकता। लेस देन यूनिटी, यानी कि ये जो है लेस इलास्टिक, यानी इस तरीके की होगी, यानी प्राइस का चेंज होने पर क्वान्टिटी पर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है।
और तो यहाँ पे वेरी हाई हमारा हो जाएगा आंसर कि प्राइस के चेंज होने पे और एक्सपेंडिचर जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा गिफिन गुड इज़ दैट प्रोडक्ट हुज डिमांड राइजेज विद इंक्रीज इन प्राइस। ये सही है कि इनकी जो है डिमांड जो है, क्योंकि गिफिन गुड के केस में एक स्टेटमेंट है कि ऑल इन्फीरियर गुड आर नॉट गिफिन गुड बट गिफिन गुड आर इन्फीरियर गुड, तो ये सही है। लेकिन गिफिन गुड कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेटस के लिए होते हैं, ठीक, जो स्टेटस के लिए होते हैं उनके लिए जो है अगर वो चाहे इन्फीरियर गुड ही क्यों ना हो, अगर उनकी प्राइसेज जो है इंक्रीज हो जाती हैं तो उसके साथ साथ उनकी जो है डिमांड भी जो है इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका जो है ये आंसर है। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। 9 का है अंडर परफेक्ट कंपटीशन हु डिसाइड द प्राइस इन द मार्केट फॉर फर्म। मार्केट फॉर फर्म, ठीक। तो अगर हमारा जो है यहाँ पे जो है केवल एक सिंगल फर्म की बात हो रही है, ठीक। अगर हमारा जो है सिंगल जो है फर्म की बात हो रही है कि हमारा जो है कि क्योंकि एज अ इंडस्ट्री देखें, होल इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म होती हैं, ठीक। तो इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म जो है केवल प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती हैं। और हम जो है इंडस्ट्री की लेंगे तो इंडस्ट्री जो केवल बड़ी वाली है, जो सबके ऊपर जो है मतलब बनाती, वो प्राइस मेकर होती हैं, ठीक। तो अगर हम जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पे जो है फर्म जो है प्राइस मेकर होती है, ठीक। 10th और जो है आप लोग देखिए इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि अंडर परफेक्ट जो एक कोई जैसे मोनोपोली में जो सिंगल फर्म होती है वो प्राइस डिसाइड कर सकती है, लेकिन इन परफेक्ट कंपटीशन सिंगल फर्म जो है प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक। मार्केट फॉर फर्म हु डिसाइड द प्राइस इन द मार्केट फॉर फर्म। तो इंडस्ट्री यानी कि जो बहुत सारे फर्मों का ग्रुप होता है वो इंडस्ट्री जो है डिसाइड करती है। अब उसे आप जो है कि उस इंडस्ट्री को चाहे आप एज अ फॉर्म माने या जो आप माने, लेकिन वहाँ पे वो इंडस्ट्री जो होती है पूरे परफेक्ट कंपटीशन का जो है वो डिसाइड करती है। एडम स्मिथ बुक्स एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश इन द ईयर। तो ये जो बुक है वो पब्लिश की गई थी 1776 में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ये बुक का भी पूछा जाता है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन की बात की है और लेबर के डिविजिबिलिटी की बात की है। उसके अलावा इन्होंने जो है कि नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात की है। इन्होंने जो है ट्रेड की बात की है, फ्री ट्रेड की बात की है, परफेक्ट कंपटीशन की बात की है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बोलते हैं कि इकोनॉमी में जो है इनविजिबल हैंड काम करती है जिससे मार्केट में जो है इक्विलिब्रियम बना रहता है, ठीक। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ रिसोर्स इंडोमेंट एंड टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि अगर कोई कंट्री लेबर वाली है तो वो लेबर ही रहेगी और टेक्नोलॉजी भी स्टेबल है। आउटपुट ऑफ एक्स इंक्रीजेज, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, या बोल सकते हैं कर्व, या बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हमारा ये कर्व है, ये हमारा जो है एक्स के लिए है, ये ओ, ये वाई, चाहे जो अबंडेंट हो, ठीक। हमें उससे नहीं लेना देना क्योंकि पहले भी जो है वो इंडोमेंट्स है और अभी भी इंडोमेंट्स है, ठीक। जिस भी रिसोर्सेज में है टेक्नोलॉजी स्टेबल है और उनका कहना है कि अब हमारा आउटपुट एक्स जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक। यानी कि हमारा जो है ये पीपीसी जो है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन तो होता ही है। तो व्हाट वुड बी द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, तो इट विल बी कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव अभी भी है, कॉन्केव बाद में भी है, हॉरिजॉन्टल होगा नहीं, पॉजिटिवली स्लोप। ये हमारा जो है
ये इस तरीके से पॉजिटिवली स्लोप्डी है, बट इसने शेप ऑफ फ्रंटायर पूछा है, इसने स्लोप नहीं पूछा है या डिक्रीजिंग है या ये नहीं पूछा है, और लीनियरली डाउनवर्ड होगा नहीं क्योंकि ये कॉन्वेक्स नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन इकोनॉमिक्स ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइज द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर। ठीक, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम एंड LAC इक्वल्स टू LMC, ये बिल्कुल सही है। ठीक, कि ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन में हमारा कहाँ होता है, तो यहाँ पे होता है मिनिमम पॉइंट पे ही हमारा जो है आउटपुट का डिसाइड होता है। और इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन आपका AR इक्वल्स टू MR, तो आपको पता है कोइंसाइड ही होते हैं, P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR। फिर शॉर्ट रन AC, शॉर्ट रन MC इक्वल्स टू लॉन्ग रन AC इक्वल्स टू लॉन्ग रन MC। तो यहाँ पे जो है आपको दे दिया गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम होता है, क्योंकि मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे ही हमारा जो है डिसाइड होता है, और LAC इक्वल्स टू LMC होता है। ये वाला नहीं होता क्योंकि LMC मिनिमम नहीं होता, यहाँ पे LAC मिनिमम होता है। परफेक्ट कंपटीशन इज दैट मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म, ऑल फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज अनरिस्ट्रिक्टेड, ऑल ऑफ द एबव कंडीशन प्रिवेल। तो आपको पता है अगर परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो यहाँ पे जो है लार्ज नंबर ऑफ फर्म होते हैं, और यहाँ पे जो है कि बैरियर एंट्री फर्म की न्यू एंट्री पे कोई बैरियर नहीं होता है। ठीक, और ये जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये तीनों सही हैं, और इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको पता है वेजेस भी वेरिएबल है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी हमारा जो है इंक्लूड किया जाता है, एक्साइज। बट यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों से नहीं देखना है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल है, वेरिएबल्स में हम क्या नहीं जोड़ते हैं, फिक्स्ड वाले को नहीं करते हैं, और इसने फिक्स दे दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा हो जाएगा। ठीक, एमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। ठीक, तो आपने अगर फंक्शन ऑफ मनी पढ़ा होगा, जो कि मैंने अपने वीडियो में कराया हुआ है, अभी रिसेंट के वीडियो में मैंने मनी के फंक्शन को कराया हुआ है। एमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, तो इट इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्कुल है। इट इज़ ए मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी है। इट इज़ ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी है। चार इंपॉर्टेंट फंक्शन में एक ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है, चौथा इट इज़ ए स्टोर ऑफ मनी ये वैल्यू, तो ये आता है। ये तीसरा ऑप्शन नहीं आता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 16 क्वेश्चन विच इज़ ए नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बिल्कुल है। लेंडिंग फंड फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री ये भी है। क्लियरिंग चेक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर ये। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ये केवल हमारा जो है RBI करता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं करता। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट हमारा RBI करता है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक, तो जो फिशर है सबसे पहले उन्होंने जो है ट्रेडिशनल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है फिशर ने दिया हुआ है, जिसमें हम मनी सप्लाई और प्राइसेज में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप बताते हैं। मनी सप्लाई और प्राइसेज में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप बताते हैं, और मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी में जो है निगेटिव रिलेशनशिप होता है। और उन्होंने जो है इक्वेशन दिया था PT इक्वल्स टू MV। ठीक, बाद में लेटर उन्होंने मॉडिफाइड करके PT इक्वल्स टू MV प्लस M-V डैश किया हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन रिवेन्यू डेफिसिट ऑफ एनी गवर्नमेंट डिपिक्ट द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि हमारा रिवेन्यू डेफिसिट हमेशा रिवेन्यू अकाउंट में होता है, तो एक्सचेंज ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर
रेवेन्यू रिसिप्ट ये बिल्कुल सही है। नेट बारोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ये हमारा हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला, तो ये हमारा गलत है। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस नेट बारोइंग ये भी गलत है। ओवरऑल डेफिसिट ये भी गलत है। ये केवल रेवेन्यू अकाउंट को इसने दिखाया है, रेवेन्यू डेफिसिट यही हुआ। नेक्स्ट है हमारा डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड इन इंडिया इम्प्लाइज दैट आवर इम्पोर्ट आर कॉन्स्टेंटली लोअर देन एक्सपोर्ट, यानी कि हमारा जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट क्यों है, तो हमारा जो है इंपोर्ट कॉन्स्टेंटली लोअर है एक्सपोर्ट से, तो इससे जो हमारा एक्सचेंज जो है रिजर्व होगा, तो ये गलत है। ठीक। ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट हैज़ बीन डिसमल, आवर ट्रेडिंग पार्टनर आर डोमिनेंट, कॉन्स्टेंटली आवर एक्सपोर्ट हैव बीन लोअर देन इम्पोर्ट, तो चौथा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और आज हम जो है कि ये लास्ट हमारा जो है 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट में करेंगे। तो बैलेंस ऑफ अ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक, मर्केंटाइज ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, एक्सटर्नल असिस्टेंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। merchandise trade, invisible and net transaction are capital account. Export, import, external assistance, FDI and portfolio. और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सटर्नल असिस्टेंट एंड कॉमर्शियल। तो आपको पता है कि बीओपी दो पार्ट में होता है, करेंट और कैपिटल। करेंट में जो है कि हम ट्रेड को लेते हैं जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वगैरह आ जाते हैं एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल असिस्टेंस हमारे एफडीआई, पोर्टफोलियो हमारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो हम इसके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 लेंगे यहाँ पे एज अ राइट आंसर। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी के क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि आपको फिर से कल तक मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।